इस वीडियो में आप जानेंगे सांख्यिकी, उसका अर्थ, क्षेत्र और सांख्यिकी के महत्व के बारे में। सांख्यिकी की परिभाषा दो रूपों में दी जा सकती है। पहला परिभाषा है सांख्यिकी बहुवचन के रूप में और दूसरा सांख्यिकी एकवचन के रूप में। तो इस तरह से सांख्यिकी की परिभाषा दो रूपों में दी जा सकती है, सांख्यिकी बहुवचन के रूप में और सांख्यिकी एकवचन के रूप में। बाउले के द्वारा दी गई परिभाषा है, अनुसंधान के किसी विभाग में ऐसे तथ्यों के संख्यात्मक विवरणों को समंक कहते हैं जिन्हें एक दूसरे की तुलना में रखा गया है। ये परिभाषा अर्थशास्त्री बाउले के द्वारा दी गई है। तो इस तरह से ये परिभाषा बाउले द्वारा दी गई है। दूसरी जो परिभाषा है यह है क्रॉक्सटन तथा काउडेन के द्वारा दी गई परिभाषा। ये परिभाषा है सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन से संबंधित विज्ञान कहा जा सकता है। तो ये दूसरी मुख्य परिभाषा है। आंकड़े जो सांख्यिकी है, सभी आंकड़े सांख्यिकी नहीं होते। इसमें उदाहरण देखिए, जैसे ये उदाहरण है पहला, भारतवर्ष में 1951 में जनसंख्या घनत्व 117 था, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 382 हो गया। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, वर्ष 1981 में भारत की जनसंख्या 68.4 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 121.08 करोड़ हो गई। आंकड़े जो सांख्यिकी नहीं है, पहला जैसा राधेश्याम की नौकरी 25 वर्ष में लगी। दूसरा उदाहरण है, दिनेश को हिंदी में 95% अंक मिले। सांख्यिकी की मुख्य विशेषता, सांख्यिकी तथ्यों का समूह है। एक अकेली संख्या समंक नहीं कहलाती, क्योंकि उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। जैसे अभी बताया आपको, राधेश्याम की उम्र 25 वर्ष है, इससे किसी भी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। दूसरा, समंकों के संग्रहण में शुद्धता की यथोचित मात्रा का होना आवश्यक है। मतलब जो भी आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं वो शुद्धता होनी चाहिए उनमें। तीसरी विशेषता, संख्याओं के प्रस्तुत तथ्य ही समंक कहलाते हैं। यदि कहा जाए कि शीला कक्षा में सबसे मेधावी छात्रा है, तो यह समंक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यह संख्यात्मक तथ्य नहीं है। इसमें संख्या दी नहीं है, शीला का गुण बताया गया है कि वो एक मेधावी छात्रा है, इसलिए ये समंक नहीं कहलाएगा। चौथी विशेषता, समंक किसी एक कारण से प्रभावित न होकर विविध कारणों से प्रभावित होते हैं। यदि भारत में वर्ष 2018 में गेहूं का उत्पादन 139,000 टन हुआ, जबकि वर्ष 2010 में यह केवल 89,000 टन ही था। गेहूं की यह वृद्धि किसी एक कारण या का परिणाम नहीं हो सकती है, ये सामूहिक परिणाम है। जैसे हो सकता है वर्षा ठीक हुई होगी जब पैदावार ज़्यादा हुई, या अच्छी खाद का इस्तेमाल किया गया होगा, या सिंचाई की अच्छी सुविधा हुई होगी। तो ये सब कारण हैं जिससे कि उत्पादन ज़्यादा हुआ होगा। पांचवी विशेषता है, ऐसे संख्यात्मक तथ्य ही समंक होते हैं जिनका संकलन किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है। ऐसे आंकड़े समंक नहीं कहलाते जो उद्देश्य विहीन होते हैं। तो जो भी संख्यात्मक आंकड़े होते हैं, इसका एक उद्देश्य होता है। छठी विशेषता, संख्याओं का समूह तभी समंक कहलाएगा जब संख्याएं सजाती हो, उनमें एक रूपता का गुण हो जिससे उनकी परस्पर तुलना की जा सके। उदाहरण के लिए, भारत में गन्ने के उत्पादन की तुलना टीवी के उत्पादन से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये दोनों सजाती नहीं है। क्योंकि गन्ना खेती के द्वारा उत्पन्न हो रहा है और टीवी को बड़ी बड़ी ये फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है।
अब सांख्यिकी की प्रकृति देखिए। सांख्यिकी विज्ञान व कला दोनों हैं, क्योंकि इसका प्रयोग केवल ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से ही नहीं किया जाता, अपितु तथ्यों को समझने तथा उनसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से भी किया जाता है। तो इसका ये विज्ञान के अंतर्गत भी आता है, कला के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि विज्ञान का मतलब क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। और इसका उपयोग क्या होता है? एक तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है, तथ्यों को समझने के लिए होता है। अर्थशास्त्र विज्ञान है। इसके पक्ष में जो तर्क दिया है, देखिए, अर्थशास्त्र विज्ञान है क्योंकि इसमें तथ्यों का क्रमबद्ध किया जाता है। यह अध्ययन वैज्ञानिक रीति पर आधारित होता है। इसमें कारण और परिणाम के संबंध पर आधारित नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, इसलिए इसको विज्ञान कहा जाता है, अर्थशास्त्र को। इसमें कारण भी दिया जाता है और इसका परिणाम भी, मतलब जो भी समंक है ये किसी कारण से लिए जाते हैं और उसका एक परिणाम होता है। एकवचन रूप में सांख्यिकी की 5 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले आंकड़ों का एकत्रीकरण, फिर आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का विश्लेषण और अंत में आंकड़ों का निर्वचन। सबसे पहले आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, उसको व्यवस्थित किया जाता है, उसके बाद उसका अध्ययन होता है और फिर उसको लागू किया जाता है। अर्थशास्त्र निष्कर्ष निकाला जाता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन के व्यवहारिक लाभ। अर्थशास्त्र के अध्ययन के जो लाभ हैं, जैसे गृहस्वामी बजट बनाना सीख जाता है, इसके द्वारा व्यय करना जो है ये बजट के हिसाब से करता है, अनावश्यक व्यय नहीं करता। इसी तरह से किसानों को सहकारी समितियों के महत्व के बारे में ज्ञान होता है अगर ये अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन के व्यवहारिक लाभ हैं। सांख्यिकी की भी कुछ सीमाएं होती हैं। क्या सीमाएं हैं? पहला, सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती। सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती। सांख्यिकी के नियम दीर्घकाल में तथा औसत रूप से ही सत्य होते हैं। तो ये जो सीमाएं हैं सांख्यिकी की, 3 तो इसकी मुख्य सीमाएं हैं इसकी। इसमें चौथी सीमा है, देखिए, सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है। इसमें व्यक्तिगत तथ्य जो है सम्मिलित नहीं किए जाते, पूरे समूह का, समाज का अध्ययन करती है, समझ लीजिए। और व्यक्तिगत तथ्य का सांख्यिकी में कोई महत्व नहीं है। सांख्यिकी तथ्यों का समान तथा सजातीय होना आवश्यक है, क्योंकि समान तथा सजातीय तथ्य न होने पर समंकों की तुलना नहीं की जा सकती। जैसे पुरुषों के भार की तुलना गेहूं के भार से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जो समंक हैं ये दोनों सजातीय और समान समंक नहीं है, इसलिए इनकी तुलना नहीं की जा सकती। सांख्यिकी का महत्व। वर्तमान में मानवीय क्रियाओं का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसमें सांख्यिकी विधियां किसी न किसी रूप में उपयोगी न हो। हर क्षेत्र में सांख्यिकी का किसी न किसी तरह से उपयोग होता है। सांख्यिकी प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पर्श करती है। तो इस तरह से सांख्यिकी का